अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने को लेकर के इंटरेस्टेड रहते हैं तो आपने आईपीओ का नाम तो जरूर सुना होगा, लेकिन अगर आपने ये नाम कभी नहीं सुना है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको आईपीओ के बारे में बहुत कुछ बताने वाले हैं। या यूं कह सकते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये पता चल जाएगा कि आईपीओ क्या होता है, आप कैसे इससे बेनिफिट ले सकते हैं, इससे क्या क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं और ये कितनी तरह का होता है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आईपीओ के बारे में शुरू से। आईपीओ की फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग और इस प्रोसेस के जरिए एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में ट्रांसफॉर्म होती है। आईपीओ के जरिए कंपनी पब्लिक होती है, एक्सचेंजेस में खुद को लिस्टेड कराती है और शेयर सेल करती है। आईपीओ के जरिए कंपनीज को अपना कैपिटल रेज करके ग्रो करने का मौका मिलता है, जिसमें पब्लिक को शेयर्स इशू करके मनी रेज की जाती है। स्टॉक मार्केट्स में इसे फर्स्ट पब्लिक इन्विटेशन कहा जाता है, इसलिए इसका नाम आईपीओ रखा गया है। इंडिया में इस प्रोसेस को सेबी रेगुलेट करती है। आईपीओ के जरिए इन्वेस्टर्स उस कंपनी की ओनरशिप का एक हिस्सा हासिल कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास उस कंपनी के कुछ शेयर्स होते हैं। इस प्रोसेस से स्मॉल इन्वेस्टर्स को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने इन्वेस्टमेंट पर स्मार्ट रिटर्न अर्न कर सके। यानी आईपीओ आपको भी प्रॉफिट दिला सकता है, फिर तो उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जान लेने में ही फायदा है ना? आइए जानते हैं। आईपीओ में इन्वेस्ट करना एक अच्छा डिसीजन हो सकता है, लेकिन हर आईपीओ में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है, क्योंकि इसमें बेनिफिट्स और रिस्क साथ साथ ही चलते हैं। इसलिए बेसिक्स को समझने के बाद और अपकमिंग आईपीओ की डिटेल्स लेने के बाद ही इन्वेस्ट करने का इरादा बनाना चाहिए। आईपीओ वो फर्स्ट टाइम होता है जब कोई कंपनी अपने शेयर्स पब्लिक को इशू करती है, और ऐसा तब होता है जब एक प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी बनने का डिसाइड करती है। प्राइवेट कंपनी रहते हुए एक कंपनी के पास बहुत कम शेयर होल्डर्स होते हैं, जिनमें अर्ली इन्वेस्टर्स जैसे फाउंडर्स, फैमिली और दोस्त होते हैं, और प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स में वेंचर कैपिटलिस्ट या एंजल इन्वेस्टर्स हुआ करते हैं। लेकिन जब कंपनी अपनी ग्रोथ प्रोसेस की उस स्टेज तक पहुंच जाती है जहां उसे यकीन हो जाता है कि वो सेबी रेगुलेशंस के लिए भी तैयार हो गई है और पब्लिक शेयर होल्डर्स की जिम्मेदारियों को लेने के लिए भी तैयार हो गई है, तब वो कंपनी पब्लिक कंपनी होने में अपने इंटरेस्ट शो करने लगती है और उसका एडवर्टाइज भी करती है। आईपीओ के दौरान कंपनी पब्लिक के लिए अपने शेयर्स की सेल ओपन करती है और एक इन्वेस्टर के तौर पर आप डायरेक्टली कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हैं और शेयर होल्डर बन सकते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि एक इन्वेस्टर के तौर पर भले ही आप शेयर्स पहले खरीद सकते हैं, लेकिन उन्हें बेचने के लिए आपको थोड़ा इंतजार तो करना पड़ेगा, क्योंकि आईपीओ के स्टॉक एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होने के बाद ही आप शेयर्स को सेल कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। लेकिन कोई कंपनी पब्लिक क्यों बनती है, आइए जानते हैं। कंपनी को अपनी ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए कैपिटल रेज करनी होती है, ज्यादा फंड की जरूरत होती है। कंपनी के ऑपरेशंस इंक्रीज करने के लिए मनी की जरूरत होती है, नए प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए और कंपनी के कर्ज चुकाने के लिए पैसों की जरूरत होती है। और पब्लिक कंपनी बनने से इतना पैसा गेन करना काफी आसान हो जाता है। आईपीओ के जरिए कंपनी मार्केट में न्यू कस्टमर्स के बीच अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को पब्लिक कर सकती है। आईपीओ के जरिए कंपनी का एक्सपोजर, प्रेस्टीज और पब्लिक इमेज इंक्रीज होती है, जिससे कंपनी की सेल्स और प्रॉफिट्स इंप्रूव होते हैं। क्वार्टरली रिपोर्टिंग की वजह से कंपनी की ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, जो प्राइवेट कंपनी के कंपैरिजन में ज्यादा फेवरेबल साबित होती है। आईपीओ किसी कंपनी के लिए काफी बड़ा स्टेप होता है, क्योंकि इसके जरिए कंपनी बहुत सारी मनी रेज कर सकती है। यानी आईपीओ एक कंपनी को ग्रो और एक्सपैंड करने की ग्रेट अपॉर्चुनिटीज ऑफर करता है। तो ये रीजन है किसी प्राइवेट कंपनी के पब्लिक बनने का। यानी आईपीओ लार्ज कंपनीज के लिए एक फंड रेजिंग मेथड होता है, जिसमें कंपनी पहली बार अपने शेयर्स को पब्लिक को सेल करती है। लेकिन क्या आईपीओ से कंपनी और इन्वेस्टर्स को सिर्फ प्रॉफिट गेन होता है? आइए पता लगाते हैं। जब आप आईपीओ के दौरान शेयर सब्सक्राइब करेंगे तो आप उस कंपनी के शुरुआती शेयर होल्डर्स में से एक बन जाएंगे, और फिर जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी शेयर प्राइस भी बढ़ेंगे, जिससे आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन्वेस्टर के तौर पर आपको आईपीओ से बहुत सारा प्रॉफिट भी हो सकता है और बहुत सारा लॉस भी, यानी जो होगा छप्पर फाड़ के होगा। इसलिए इन्वेस्टर को उस कंपनी के बारे में, रिस्क फैक्टर्स के बारे में और इंडिविजुअल फाइनेंशियल सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए ही इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि बहुत ज्यादा फायदा भले ही ना हो, लेकिन लॉस भी ना के बराबर ही रहे। और कंपनी के लिए आईपीओ के कुछ डिसएडवांटेज ये होते हैं कि आईपीओ काफी एक्सपेंसिव होते हैं और प्राइवेट कंपनी के कंपैरिजन में पब्लिक कंपनी को मेंटेन करना काफी टफ होता है। आईपीओ के लिए कंपनी को अपने फाइनेंशियल, अकाउंटिंग, टैक्स और बिजनेस रिलेटेड इंपॉर्टेंस इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी पड़ती है, जो कॉम्पिटिटर्स के लिए फायदेमंद हो सकती है। अगर मार्केट आईपीओ प्राइस को एक्सेप्ट ना करे तो फंडिंग रेज नहीं होगी, ये रिस्क भी बना रहता है।
चलिए अब आईपीओ के 2 कॉमन टाइप्स हम जान लेते हैं। फिक्स्ड प्राइस ऑफरिंग या इश्यू, बुक बिल्डिंग ऑफरिंग या इश्यू। फिक्स्ड प्राइस इश्यू में कंपनी अपने अंडरराइटर्स के साथ मिलकर के ऑफरिंग्स की प्राइस इवैल्यूएट करती है, जिसमें कंपनी के एसेट्स, लायबिलिटीज और फाइनेंशियल एस्पेक्ट का इवैल्यूएशन होता है, जिसके बाद ऑफरिंग्स की प्राइस फिक्स की जाती है और इसमें फिक्स्ड प्राइस मोस्टली मार्केट वैल्यू से कम होती है। इसलिए इन्वेस्टर्स फिक्स्ड प्राइस इशू में हमेशा इंटरेस्टेड रहते हैं। आपको बता दें कि अंडरराइटर, बैंकर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मर्चेंट बैंकर या ब्रोकर हो सकते हैं। वो कंपनी को अपने स्टॉक्स अंडरराइट करने में असिस्ट करते हैं। अब बात करते हैं बुक बिल्डिंग इशू की, जो इंडिया में कंपैरेटिवली एक न्यू कॉन्सेप्ट है। इसमें कोई फिक्स प्राइस नहीं होता है, बल्कि प्राइस बैंड या प्राइस रेंज होती है। लोएस्ट प्राइस को फ्लोर प्राइस कहा जाता है और हाईएस्ट प्राइस को कैप प्राइस कहा जाता है। इसमें इन्वेस्टर्स शेयर्स के लिए बिड लगा सकते हैं और बिड्स को इवैल्यूएट करने के बाद स्टॉक की प्राइस फिक्स होती है। इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे किसी कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, जिसकी प्राइस रेंज 250 से 300 तक है। इसमें फ्लोर प्राइस 250 रुपए होगा और कैप प्राइस 300 होगा। अब अगर अलॉटमेंट प्राइस 275 रुपए हुआ, तो जिन इन्वेस्टर्स ने 275 रुपए या उससे ज्यादा की बिड लगाई होगी, उन्हें अलॉटमेंट रिसीव होगा। अब अगर इन दोनों ऑफरिंग्स के बीच के मेजर डिफरेंस को हम समझे, तो फिक्स्ड प्राइस इशू में लिस्टिंग के फर्स्ट डे ही शेयर्स का प्राइस फिक्स हो जाता है, एक ऑर्डर डॉक्यूमेंट पर प्रिंट हो जाता है। जबकि बुक बिल्डिंग इशू में शुरुआत में केवल प्राइस बैंड ही फिक्स होता है और एग्जैक्ट प्राइस फिक्स नहीं होती है। फिक्स्ड प्राइस इशू में डिमांड इशू क्लोजिंग पर ही पता चलती है, जबकि बुक बिल्डिंग इशू में शेयर डिमांड का पता हर दिन के बाद चलता है। फिक्स्ड प्राइस इशू में आपको शेयर का 100% प्राइस बिडिंग टाइम पर ही पे करना होता है, जबकि बुक बिल्डिंग इशू में पेमेंट एलोकेशन के बाद भी कंप्लीट किया जा सकता है। चलिए अब आगे जानते हैं कि कंपनी को आईपीओ के लिए किन स्टेप्स को फॉलो करना होता है। सबसे पहला स्टेप है एक अंडरराइटर या इन्वेस्टमेंट बैंक को हायर करके डील की सारी डिटेल्स, अमाउंट और सिक्योरिटीज की डिटेल्स को तैयार करना। दूसरा स्टेप आईपीओ के लिए रजिस्ट्रेशन करना। तीसरा स्टेप सेबी से वेरिफिकेशन करवाना। चौथा स्टेप स्टॉक एक्सचेंज में एप्लीकेशन लगाना। पांचवा स्टेप आईपीओ को एडवर्टाइज करना। छठा स्टेप फिक्स्ड प्राइस इशू या बुक बिल्डिंग इशू के जरिए आईपीओ की प्राइस इनिशिएट करना। सातवां स्टेप शेयर्स अलॉट करना। तो कंपनी इन 7 स्टेप्स को फॉलो करती है, तभी शेयर्स अलॉट कर पाती है। वाकई में ये एक लंबा प्रोसेस है। कंपनी के बाद हम इन्वेस्टर्स की बात करें, तो जब कोई कंपनी आईपीओ लॉन्च करती है, तो इन्वेस्टर्स कई कैटेगरीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यानी इन्वेस्टर्स के कई सारे टाइप्स होते हैं, जैसे रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर यानी कि RII, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर और एंकर इन्वेस्टर। तो नंबर 1 पर हम बात करते हैं रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर की। ये सबसे कॉमन कैटेगरी होती है, जिनमें रेजिडेंट इंडियन इंडिविजुअल्स, नॉन रेजिडेंट इंडियंस यानी NRIs और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज आती है। इस कैटेगरी में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2 लाख रुपए होता है। इस कैटेगरी के लिए आईपीओ का मिनिमम 35% रिजर्व रहता है। इस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स कट ऑफ प्राइस पर बिड लगा सकते हैं। आपको बता दें कि कट ऑफ प्राइस वो प्राइस होता है जिस पर इन्वेस्टर्स को शेयर्स इशू किए जाते हैं। इस कैटेगरी में रहते हुए बिड्स को अलॉटमेंट डे तक वापस लिया जा सकता है और अलॉटमेंट वो प्रोसेस है जिसमें शेयर होल्डर्स को शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। नंबर 2 पर आता है नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यानी कि NII। अगर कोई इन्वेस्टर RII कैटेगरी में बोली लगाने के लिए क्वालिफाई हो जाता है, लेकिन वो 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसे NII कैटेगरी में रखा जाएगा। इस कैटेगरी में रेजिडेंट इंडियन इंडिविजुअल्स, NRIs, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, कॉर्पोरेट बॉडीज, कंपनीज, ट्रस्ट, साइंस इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटीज आती हैं। इस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। आईपीओ का मिनिमम 15% इस कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड रहता है। इस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स कट ऑफ प्राइस पर बिड नहीं लगा सकते और इस कैटेगरी में रहते हुए बिड्स को अलॉटमेंट डे तक विड्रॉ किया जा सकता है। नंबर 3 पर आता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर यानी कि QIB। इस कैटेगरी में म्यूचुअल फंड्स, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स और कमर्शियल बैंक्स एटसेट्रा आते हैं। आईपीओ का 50% ऑफर साइज इस कैटेगरी के लिए रिजर्व रहता है। इस कैटेगरी के इन्वेस्टर्स भी कट ऑफ प्राइस पर बिड नहीं लगा सकते और इस कैटेगरी में रहते हुए बिड्स को आईपीओ क्लोज होने के बाद विड्रॉ नहीं किया जा सकता। नंबर 4 पर है एंकर इन्वेस्टर। ये ऐसे QIB होते हैं जो बुक बिल्डिंग इशू में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा की एप्लीकेशन देते हैं। इस कैटेगरी में रेजिडेंट इंडियन इंडिविजुअल्स, NRIs, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, कॉर्पोरेट बॉडीज, कंपनीज, ट्रस्ट, साइंस इंस्टीट्यूशंस और सोसाइटीज आती हैं। QIB कैटेगरी का 60% तक इस कैटेगरी को अलॉट किया जाता है। इस कैटेगरी के कैंडिडेट्स भी कट ऑफ प्राइस पर बिड नहीं लगा सकते।
आईपीओ में कंपनी और इन्वेस्टर्स के रोल्स कैसे होते हैं, आईपीओ में क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं, ऐसी सारी जानकारियां तो आपने ले ली है। लेकिन आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि आप सेम नेम से मल्टीपल एप्लीकेशंस के थ्रू आईपीओ के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करने की कोशिश करेंगे तो सेम नेम से बनी सारी एप्लीकेशंस रिजेक्ट हो जाएंगी। अगर आप मल्टीपल एप्लीकेशंस के थ्रू अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अपने फैमिली मेंबर्स के नाम से अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके पास डीमैट अकाउंट और पैन कार्ड होना जरूरी है। तो दोस्तों, इस तरह अब आप जान गए होंगे कि आईपीओ क्या होता है और अवेयर रहते हुए आप इसमें बेनिफिट कैसे ले सकते हैं। फिर भी आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी और उसके प्रमोटर्स के बैकग्राउंड को जरूर से चेक करें। कंपनी की पास परफॉर्मेंस के बारे में जरूर से जानिए कि वो कंपनी बिजनेस में कितने सालों से है और इतने सालों में उसकी ग्रोथ कैसी रही, और इन सब बातों को ध्यान में रख कर के ही इन्वेस्टमेंट करें। और आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है, ये जानने के लिए हमारे अगले वीडियो का थोड़ा सा इंतजार करें। वैसे आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा। आगे कोई सवाल है तो वो भी लिख भेजिए। और हमेशा ऐसी फायदे भरी जानकारियां, ऐसी इनोवेटिव जानकारियां आपको मिलती रहे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी जानकारी कभी भी मिस ना करे। आपसे कहेगी रूबी अभी के लिए धन्यवाद।